आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेट में जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर है, यानी आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन है वो 2018 के पेपर में आया था, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे आपको ये होगा कि आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कि आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि नहीं, वो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इससे आप जान सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कमी लगे तो भी आपके पास वक्त है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी और मेहनती बन सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं इस बात में। तो पहले आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे छूट रहा है या कौन सा पोर्शन आपका मजबूत है, तो वो सब आपका प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ही पता चलने वाला है। तो चलिए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सकते हैं। तो ये ग्रामीण आवास निधि योजना जो है ना, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो कब ये लागू हुई थी, तो ये 2008 और 9 में लागू की गई थी। 2008-9 में इसको लागू की गई थी और इसका उद्देश्य ताकि 2022 तक है ना सभी को आवास मिल जाना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसको एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया। तो ये केंद्र सरकार की योजना जो कि 2008-9 में शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप यही ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जो कि अलग अलग डेट में स्टार्ट की गई है, तो उसको एक बार उसका लिस्ट देख लीजिएगा और डेट याद रख लीजिए। जनरली आपसे योजना में दो ही चीज़ पूछेगा, वो कब स्टार्ट हुई थी और कई बार उद्देश्य पूछ देता है। अलग अलग एग्जाम में कई बार उद्देश्य पूछ देता है कि उस योजना का क्या उद्देश्य था। जैसे इसमें क्या था कि सभी को आवास देना इसका उद्देश्य था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य। तो ये वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो जेट इंजन का जो आविष्कार है ना, वो फ्रैंक व्हिटल द्वारा ही किया गया था। तो सही जवाब होगा आपका जेट इंजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। तो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स ये किसने लिखा, तो ये एस दूतल ने लिखा इस पुस्तक को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये एस दूतल। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। तो केंद्रीय जीएसटी कानून को जो है ना राष्ट्रपति द्वारा जो है ना वो 12 अप्रैल 2017 को जो सहमति प्रदान की गई, लेकिन इसको लागू करने की बात आई तो वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। ध्यान में रखिएगा कि लागू 1 जुलाई को हुई थी, और लेकिन इसको राष्ट्रपति द्वारा सहमति वो 12 अप्रैल को ही मिल गया था। और एक दो बातें और इसमें ध्यान रख लीजिए कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होता है। और आई थिंक ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि जीएसटी परिषद का जो गठन है ना वो आर्टिकल 279A के तहत रखा गया। आर्टिकल 279A के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन रखा गया है। तो आप लोग बस इतना ही याद रखिएगा। 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिली और 1 जुलाई को इसको लागू किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कि वित्त परिषद का जो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश का लागू हुआ। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 ये कब लागू हुआ था। तो इसमें आप देखिए छांट सकते हैं कि 2008 में तो ये अधिनियम ही आया, तो 2001 में तो लागू ही नहीं हो सकता है, मतलब अधिनियम आने से पहले कैसे लागू होगी। तो ये ऑप्शन तो ऐसे छट गया। 2005 भी नहीं होगा क्योंकि 2008 का अधिनियम है, उसके बाद ही होगा। 2016 काफ़ी डेट मतलब बीच में देखिए तो ईयर गैप बहुत है, तो ऐसा नहीं होगा कि अधिनियम यहाँ आया और 10 साल बाद जाके लागू हो रहा। तो ये भी ऑप्शन छांट सकते हैं आप। और 2008 का अधिनियम कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद लागू हो जाती है, तो 2009 में लागू हुई थी। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो इस तरह से कई बार ऑप्शन छांट सकते हैं कि जो 2008 का अधिनियम था ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डैश एवं हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के एक डैश जिले को चुना गया। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भी उत्तर प्रदेश के रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगातार पूछा है इस योजना से क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है ना इसमें पूछा है हस्तनिर्मित कागज़। जैसे है ना एक जिला एक उत्पाद मतलब हर जिला को डिवाइड कर दिया गया कि इस जिला का जो उत्पादन का लक्ष्य होगा वो ये चीज़ होगा। तो इसमें हस्तनिर्मित कागज़ का जो है ना वो जालौन जिला को दिया गया कि जालौन जिला में मुख्य रूप से हस्तनिर्मित कागज़ बनाया जाएगा। उसी तरह और कई सारा जिला है, वो आपको आगे क्वेश्चन के फॉर्म में दिख जाएगा, तो बताते चले जाएंगे वहाँ। तो हस्तनिर्मित कागज़ के लिए किसको चुना गया, तो जालौन जिला को।
अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के डैश जिले से थे। तो आई थिंक ये करंट अफेयर्स है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत कम चांस है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इस तरह का करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो है ना शूटिंग डबल ट्रैप शूटिंग रजत पदक विजेता शार्दुल विहान, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? तो ये मेरठ का उनका पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये बिलोंग करते हैं शार्दुल विहान। तो सही जवाब होता मेरठ। अगला क्वेश्चन कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो अवध, आगरा और अवध यानी संयुक्त प्रांत जो था उसका पहले राजधानी कहाँ था? तो पहले राजधानी लखनऊ से पहले जो इलाहाबाद पड़ती थी, जिसको कि आपका 2021 में जो बदल के इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। इलाहाबाद का पहले जो नाम था ना वो प्रयाग ही था, जिसको कि अब आई थिंक प्रयागराज कर भी दिया। ये अकबर के द्वारा प्रयाग नाम को इलाहाबाद में चेंज कर दिया गया था। तो और याद रखिएगा आगरा को राजधानी जो है ना वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। और आगे देखते हैं, आगे जो भी फैक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे उससे रिलेटेड देखते जाएंगे। गौतम बुद्ध ने माँ देवधाई राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पड़ती। तो गौतम बुद्ध जो थे ना उनकी माँ जो है वो देवदाह राज्य की शासक थी। वो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से पड़ती है, किस जिले में पड़ती है? तो देवरिया जिले में अब पड़ती है वो, जो इनकी देवदाह राज्य शासक जो थी वो देवरिया जिले में अब पड़ती है। तो और उनकी माँ का नाम क्या था? तो महामाया था। याद रखिएगा उनकी माँ का नाम महामाया था, लेकिन जो उसको पालन पोषण किया था उसकी मौसी थी जिसका कि नाम प्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा उनकी माँ का डेथ मतलब उनके जन्म के कुछ दिन बाद या उसके टाइम पे ही हो गया था, तो उसका जो पालन पोषण किया उसकी मौसी की थी प्रजापति गौतमी ने। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था, और जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुई थी, लुम्बिनी वन में। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में स्थित है। तो वाल्मीकि का जो आश्रम है ना अभी किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका बिठूर नामक ये जगह है। वाल्मीकि का जो वाल्मीकि ने क्या किया था? तो रामायण का रचना उन्होंने ही किया है, तो बिठूर में पड़ता है इनका आश्रम। तो सही जवाब हो जाएगा बिठूर। अगला क्वेश्चन है कि ये आप लोग आपके एग्जाम में जो है ना यूपी स्पेशल ज़्यादा आ रहा है, आपके बिहार से जो भी रिलेटेड है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर आप यूपी से बाहर वाले एस्पायरेंट देख रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए खास करके जीएस में आपको यूपी स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में डैश नामक पहला हिंदी अखबार गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो है हिंदी अखबार कौन सा था जो कि गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो सही जवाब होता आपका बनारस अखबार। ये जो है ना आपका उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था बनारस अखबार। तो आई थिंक ऑप्शन आगे होगा, देख लेंगे हम लोग बनारस अखबार। लेकिन देश का पहला जो था ना अखबार हिंदी अखबार वो था आपका उदंत मार्तंड। जो याद रखिएगा कि देश का जो था वो उदंत मार्तंड था, वो भी कई एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का बनारस अखबार था। तो चलिए इसका ऑप्शन आगे और क्वेश्चन भी आगे देखते हैं। हाँ, ये रहा बनारस अखबार, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार, और देश का जो उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। डैश के ख्याल पर मतलब ख्याल पर विकसित किया था। तो जौनपुर के सरकी शासक जो थे ना सुल्तान हुसैन सरकी, ये क्या थे? तो ये ठुमरी ये आई थिंक लोक नृत्य होगी, आई थिंक ठुमरी के तर्ज पे जो है ना बड़ा ख्याल, ये ठुमरी से रिलेटेड थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका ठुमरी। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर, भीरकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डैश में पड़ता है। तो कौन सी स्थान है? अब ये आपका जो है फर्रुखाबाद में पड़ता है, जहाँ जो है अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को
निशाना बनाया था वो फर्रुखाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? तो वो ऐसे तो 1853 में हुआ था, इस भी याद रखिएगा। तो 1853 में हुआ था और पहली बार जो है ना वो बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसका कि नाम क्या था? आई थिंक रेल का जो है ना कुछ नाम था, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। तो और ये किसके टाइम पे चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपसे दो ही चीज़ पूछेगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलाया गया था और 1853 में चली थी, 1853, और उसके बाद जाके किसके बीच? तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। ये 3 चीज़ याद रखिएगा इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आए? तो 2017 के अकॉर्डिंग जो है ना, ये आई थिंक 18 में एग्जाम हुआ था, इसलिए करंट से भी रिलेटेड पूछ दिया था। तो उसमें जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आए, आई थिंक अभी भी बिहार ही होगा। तो उसमें भी बिहार था, आई थिंक अभी भी बिहार ही होगा, तो सही जवाब होता है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद फारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद फारिक जो है ना, ये किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? तो ये सितार बजाते थे, सितार वादक थे, तो सही जवाब हो जाएगा सितार। अगला क्वेश्चन है कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो 2018 में जो है ना वो हर एक वर्ष जो है ना फसल कितना उत्पादन हुआ उसका एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता, तो उसमें जो था वो 284.83 मिलियन टन था। अभी याद रखिएगा, तो अभी जो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आई थिंक मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, अभी ये प्रीवियस ईयर है तो वो डाटा। अगला क्वेश्चन है कि SPBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इंडेक्स, उसमें कितने स्टॉक है? तो आपको उसमें जो है 30 स्टॉक है टोटल, तो सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स में जो स्टॉक है टोटल वो 30 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो आर्टिकल 20 जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया है? तो वो ऑप्शन के पदवियों का उन्मूलन, तो आर्टिकल 18 में दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ये सही है कि दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण वो आर्टिकल 20 में दिया हो गया। नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, ये नहीं है। सरकारी समिति को प्रोत्साहन, ये सही जवाब हो जाएगा आपका दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण आर्टिकल 20 में है, और पदवियों का उन्मूलन तो आर्टिकल 18 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की वायु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो 6 से 14 वर्ष की बच्ची की वायु के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे। इसमें आप आर्टिकल ध्यान रखिएगा, कई बार जैसे आप इसमें तो आसान क्वेश्चन पूछा कि 6 से 14, लेकिन कई बार आर्टिकल पूछ देगा कि किस में है, तो शिक्षा का अधिकार जो वो आर्टिकल 21A में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, विधान राज्य स्थगन कर सकता है, तो ये इसका सही जवाब जो है ना आपका ऑप्शन डी होगा। अब क्यों होगा इसको समझते हैं। क्योंकि विधानसभा जो है ना, विधान परिषद ये अस्थाई होता है, इसको ऊपरी सदन भी बोला जाता है, तो ये अस्थाई, इसको भंग स्थगन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद विधानसभा को स्थगन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ राज्यपाल जो है ना इसको भंग कर सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, क्योंकि स्थगन का काम जो है ना वो अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, तो जो राज्यपाल का काम है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा, विधान परिषद को भी भंग नहीं कर सकता, बस विधानसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इधर है, आई थिंक हाँ सब चीज़ ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किसी से संबंधित है। तो आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है ना गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। इसमें गिरफ्तार के समय क्या क्या कर सकते हैं? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
का निषेध। भेदभाव, ये छुआछूत का जो है ना, ये आपका आर्टिकल 17 में है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर का समानता, ये आर्टिकल 16 में है। मतलब सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ये हो जाएगा सही आपका, कि कुछ मामलों में जो है ना गिरफ्तारी और हिरासत के मामले के खिलाफ संरक्षण। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार तो अब मौलिक अधिकार रहा भी नहीं, तो इसका तो होने का कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 के समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जो थे वो आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन कि लेबनान की राजधानी है। लेबनान, हाँ, तो आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में जो है इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। मैंने जब आपका प्रीवियस ईयर देखा तो उससे लग रहा था कि काफ़ी क्वेश्चन जो है देश की राजधानी और करेंसी, ये दो चीज़ को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो कि देश की करेंसी विथ ट्रिक ऐसे कीजिएगा तो आपको आ जाएगी। तो उसको आप किसी तरह याद कर लीजिए, या सुबह जग के याद कीजिए या कभी भी कीजिए, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकती है उससे बिल्कुल। तो लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत पड़ती है। और इसका एक और करेंसी याद कर लीजिए, करेंसी जो है ना इसका पाउंड है। और इसी तरह आपका जो मालदीव, इसी तरह मालदीव का जो है माले पड़ता है। उसके बाद जाके त्रिपोली जो है ना, ये आई थिंक त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है। और दिनार जो है दायर, बाकी का देख लीजिएगा। और उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान का जो है वो बेरूत। अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? देखिए मुद्रा से भी पूछा, ऊपर राजधानी थी या नीचे मुद्रा पूछ लिया। तो कजाकिस्तान का जो है मुद्रा है वो तेंगे है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका तेंगे। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना, इसकी राजधानी जो है कजाकिस्तान का वो अस्ताना। नाम थोड़ा अटपटांग लग सकता है, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो वो इम्पोर्टेंट, मतलब अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो दक्षिण अमेरिका में जो है ना ब्राज़ील सबसे अधिक आबादी वाला देश पड़ता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एशिया में जो है ना सबसे बड़ा तेल पेट्रोलियम उत्पादन में वो सऊदी अरब है सबसे आगे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक जो है ओडिशा राज्य है, तो ये सब फैक्चुअल है और इम्पॉर्टेंट है, ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है ना 2018 में वो आपका 18 के टाइम पे जो था वो HL दत्तू, उस समय जो थे वो HL दत्तू थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो वो आपका अरुण कुमार मिश्रा पड़ता है, तो आपको इसको याद रखना है कि अरुण कुमार मिश्रा जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में, ये भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसका गठन कब हुआ था, तो ये 1993 में, 1993 में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल विंग्स और टेक्सिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 2000 उस समय जो 30 में संख्या 36 थे 2018 में। ये करंट का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर देखते चलिए, बाकी इससे ये देखिएगा कि इस तरह का करंट आ रहा है, तो आप उसके अनुसार करंट जो लेटेस्ट चल रहा है उसको तैयार कर लीजिएगा। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर फ्रांसिस समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो 2018 में जो है ना लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता जो है ये किसके साथ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका म्यांमार के साथ किया गया था, तो सही जवाब होगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर की, हाँ 32 नंबर है ना, हाँ। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो उस समय 2018 का जो है ना प्रत्येक साल जो है ना संसदीय मतलब उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार दिया जाता है किसी एक को, तो वो उस समय जो दिनेश त्रिवेदी को दिया था, तो सही जवाब हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी को उस समय दिया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन था? तो उसमें जो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष जो था ना
वो अजय त्यागी था। उस समय ध्यान रखिएगा कि अजय त्यागी था। लेकिन अभी का बात करें तो अभी माधवीपुरी बुच है। अभी जो है वो माधवीपुरी बुच है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों का वर्धित छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो यानी दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है? तो दांत एक्चुअली अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। इसको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जब छोटा चीज़ को बड़ा करके देखना रहता है ना, तो अवतल दर्पण होगा। अवतल कैसे होगा कि अवतल शब्द बड़ा होता है उत्तल के कंपेरिजन, और उत्तल छोटा होता है। तो जब किसी बड़ा चीज़ को छोटा करके देखना हो तो उत्तल लगाइएगा ऑप्शन। जैसे आप साइड मिरर में क्या होता है, गाड़ी का पीछे का बहुत बड़ा एरिया को छोटा सा कांच में देखना रहता है, छोटा सा देखना है, तो छोटा उत्तल लिखा था। उत्तल मतलब छोटा शब्द है, तो उत्तल दर्पण। और किसी छोटा चीज़ को बड़ा करके देखना हो, जैसे आपका हो गया दांत को जांच करना या कान जांच करना, तो इस तरह की चीज़ों में अवतल दर्पण का यूज़ होता है। तो आप इस तरह से कोई ट्रिक बना लीजिए जैसे कि, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, बाकी ये आसान ही है, कन्फ्यूज़ होना बस थोड़ा सा रहता है कि इसमें जी लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर रखा गया? तो एक इंसान को जो है खाने मतलब रहने खाने के लिए एक कम से कम कितना पानी चाहिए? तो 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया कि 50 लीटर अति पानी में एक आदमी एक दिन गुजारा कर सकता है आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो अपघटन करने वाले, जैसे केचुआ वगैरह होता है ना, तो इसमें फंगस वगैरह नहीं होता है यार। केचुआ जो अब किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को, उसको अपघटन करने वाले बोलते हैं, अपघटन करने वाले। तो केचुआ वगैरह जो होता है वही मिट्टी गोबर वगैरह खा के खाद बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूजल रिवास के द्वारा रिसर्च हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। तो भूजल जो है ना रिवास द्वारा रिचार्ज, ये रिवास एक प्रोसेस होता है जब ऊपर से जो जैसे ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, तो जब बाहर से अंदर की ओर पानी जाएगा ना, उसी प्रोसेस को रिवास कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है ना पुनः फिर वहाँ ज़मीन के अंदर पानी हो जाती, धीरे धीरे ऊपर से जब नीचे की ओर जाती है। तो बोला जा रहा है कि जो कठोर चट्टान के बीच फंस जाता है, वो जो फंसा हुआ पानी है उसको क्या कहेंगे? तो उसको एक्वेफर कहा गया। तो याद रखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है एक्वेफर, यानी जलभृत, हिंदी में उसको जलभृत कहेंगे आप लोग, कि जलभृत और एक्वेफर कहा गया जो चट्टानों के बीच फंसे हुए पानी है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु के कारण, एक मिनट, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण जो है ना आपका पेचिस बीमारी होती है। तो ध्यान और सही हो जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेचिस बीमारी जो वो विषाणु के कारण ही होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुके रहिएगा। 38 क्वेश्चन, टोटल 75 हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक सेट में जो आपका जीके का टोटल क्वेश्चन 38 आएगा। तो एक सेट का कर लिया, अब दूसरा सेट का उसी दिन जो है एक ही सेम ही डेट को 2 सेटिंग में हुआ था, तो दोनों सेट का देख लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इतना टाइम आपको अभी पढ़ना मेहनत करना चाहिए। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के डैश जिले से संबंधित है। तो आप लोग देखिएगा, नया अभी जो 23-24 में जो भी खेल हुआ हो उसमें जो विजेता रहा वो आपके, अगर आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो किस जिला से, ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 1 मिनट रुकिए। तो ये सुधा सिंह ये कहाँ की थी? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बिलोंग करती थी। तो सही जवाब हो जाएगा रायबरेली। ये करंट अफेयर्स का है, ये आई थिंक दोबारा नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? अभी तुरंत पीछे पड़े थे ना कि संयुक्त प्रांत का नाम कब बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को ये चीज़ हुआ था कि संयुक्त प्रांत का जो नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को। और फिर जाके उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड अलग हुआ था। वो कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड फिर अलग हो गया था। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि काला नमक
चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो यही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है ना, काला नमक यानी चावल का एक किस्म है। तो ये किस जिला में मतलब उपजाने का अथी किया गया, तो ये आपका सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश का एक सिद्धार्थ नगर जिला है, वहाँ जो है काला नमक, ये चावल की जो है अच्छी किस्म मानी जाती है, काफ़ी अच्छी किस्म होती है। तो ये सिद्धार्थ नगर में। अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। तो अमीर खुसरो याद होगा आप लोग को कि सूफी संत जो अमीर खुसरो थे वो ऐसे तो आपका एटा ज़िला से हैं, वो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िला से बिलोंग करते थे। उसके बारे में, और उसको अमीर खुसरो को जो है ना, मुस्लिम थे लेकिन वो पहला अथी थे जो हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था, और उसको हिंद का तोता भी कहा जाता था। और वो सितार का मतलब एक तरह से सितार जो है इन्हीं की देन है, सितार बजाने वाले जो होते हैं कव्वाली और सितार, इन्हीं की देन है अमीर खुसरो का। और इससे रिलेटेड क्या देख लेंगे, ये ऐसा मतलब कवि थे जो कि 8 सुल्तान को देखा था, है ना, के टाइम पे ये 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा था। अगला क्वेश्चन है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो बहू बेगम की मकबरा जो है ना, ये फैजाबाद में पड़ती है। तो सही जवाब हो जाएगा फैजाबाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस, और बहू बेगम की जो है ना मकबरा बनाया किसने था, तो ये शुजाउद्दौला की जो थी ना रानी के नाम पे बनाया गया था, शुजाउद्दौला ही बनाया होगा, उनकी रानी थी बहू बेगम, उन्हीं के नाम पे बनाया गया। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अम्मा जी का अप्पा जी बुलाया जाता था। तो किसको अप्पा जी बुलाया जाता था, तो ये गिरिजा देवी को जो है ना अप्पा जी करके उसके शिष्य द्वारा बुलाया जाता था, तो गिरिजा देवी हो जाएगी। और ये बनारस घराने की थी उत्तर प्रदेश की, तो ये गिरिजा देवी थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जो है ना, नाथ लगा हुआ है, ये नाथ संप्रदाय से ही संबंधित थे, क्योंकि इसका जो मूल नाम था, मतलब पहले जो नाम था वो अजय सिंह बिष्ट था, इसको बाद में योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय से थे तो इसलिए नाथ लगा लिया। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका नाथ। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और आएगा तो देखते जाएंगे, सब चीज़ ठीक चल रही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले जो है का सीमा नेपाल से लगती है। तो उसमें से आपका एक महाराजगंज भी हो जाएगा। एक मिनट महाराजगंज भी जो है ये उत्तर प्रदेश से नेपाल की से सीमा लगती है, तो सही जवाब हो जाएगा वो महाराजगंज। और 7 जिले हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो खालसा पंथ का जो है स्थापना किसने किया, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी जो है गुरु गोविंद सिंह। एक मिनट, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था, और ये अंतिम और 10वें गुरु थे, सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। और इनका जन्म जो है ना वो बिहार के पटना सिटी में हुआ। बिहार में पटना सिटी पड़ता है, पटना में ही पास में, वो वहीं हुआ था 1666 में। तो आपसे बस इतना ही पूछेगा, खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और इसका जन्म हो सके तो पूछ ले, तो याद रखिएगा पटना सिटी में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। तो 2017 में जो रिजर्व बैंक द्वारा सोना खरीदी गई थी उसमें कितनी थी, तो वो 8.46 मीट्रिक टन था। 8.46 मीट्रिक टन था। 1 मिनट, 8.64 मीट्रिक टन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से शुरू की थी। तो ये आनंद कारज के नाम से जो है
सिख विभाग को किसने शुरू किया था? तो ये आपके गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास वही जिसको कि अकबर ने जो है वो बहुत सारा ज़मीन देने का बात किया था, मतलब दे रहा था, तो इन्होंने अस्वीकार किया था, तो इनकी पुत्री जो थी बीबी भानी, उनको दिया गया था। और ये 22 गद्दियों की स्थापना किया था, जिसमें कि महंत को नियुक्त किया गया था। तो इसके द्वारा यही याद रखिएगा। और सिख संप्रदाय के प्रथम और स्थापना किसने किया था? तो वो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक थे, और उसके बाद जाके उसके जो अनुयायी हैं उसे वही लोग सिख कहलाए। और आगे देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम करवाने मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल उत्पादक जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, और दूसरे नंबर पे आई थिंक उत्तर प्रदेश आती है। और अगला सवाल देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि रही थी। तो उस समय जो है ना व्यापार घाटे 126 बिलियन डॉलर की थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 126 बिलियन डॉलर की थी। ये करंट का था उस समय। अगर निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। नहीं यार, उस समय जो इंदिरा गांधी थे, सीधे लगा दी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सब देखिएगा तो इसे ऑप्शन के तौर पे दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार। 19 में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण और हथियार के द्वारा इकट्ठे होने का अधिकार है। तो इसमें जो देखिएगा ना, आपका सिर्फ एक ही सही है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, वो आर्टिकल 19A में ही दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो है ना आंसर आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें अगर आपको आर्टिकल पता होता तो आप कर लेते इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो बात सही है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये भी सही है कि वो राष्ट्रपति के अंदर होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये बात भी सही लग रही है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेगा, और 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये गलत है, क्योंकि 30 वर्ष की आयु का जो है राज्यसभा में संसद बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, जितने भी मंत्री है ना, प्रधानमंत्री के बाद जितने भी मंत्री आते हैं, खेल मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, जो भी मंत्री है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 75 में आता है ना। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति, मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो जाकिर हुसैन थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। और दूसरा चीज़ पूछे तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। बस यही दो चीज़ याद रखिएगा इसमें, बाकी जो भी आएगा आगे हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी रही? जॉर्डन की राजधानी है, तो जॉर्डन की राजधानी पीछे भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा है। जॉर्डन की राजधानी वो दिनार है। तो सही जवाब हो नहीं, जॉर्डन की राजधानी दिनार मुद्रा है इसकी। अम्मान जो है ना वो इसकी राजधानी पड़ती है, और दिनार इसकी करेंसी है, अम्मान जॉर्डन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा पूछा जा रहा है। देख रहे हैं इससे कितना, एक सेट में 2-3 क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ राजधानी और करेंसी से। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो तोगरोग है। तोगरोग, आपको अटपटांग शब्द लग रहा है, लेकिन आपको
याद करना पड़ेगा इस चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा आता है। तो पहला में तो इंडिया ही अब है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जाकर इंडोनेशिया तीसरा नंबर पे आती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है दक्षिण अमेरिका में वो ब्राज़ील, और आबादी में भी ब्राज़ील ही है। तो इसको दोनों चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में वो आबादी में भी और वन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो गोदावरी नदी ही है। गोदावरी नदी, जिसको कि दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण की गंगा जो है ना वो गोदावरी की कही जाती है, और ये महाराष्ट्र के जो है नासिक से निकलती है। और इसमें बस दक्षिण भारत की गंगा के रूप में पूछते हैं तो वो जो है ना कावेरी नदी को जाना जाता है। इसमें कई बार कन्फ्यूज होता है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। टोटल हम लोग आज के सेट में 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जल्दी पूरा होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, मैं गलत टिक कर रहा था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कैलेंडर वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे दिसंबर में कई सारा, जैसे 1 दिसंबर को क्या है तो 20 एड्स दिवस है पहला, उसके बाद जाके 3 दिसंबर को फिर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है। तो इस तरह से जो है कैलेंडर वाला भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन है। और जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। तो वो उस समय जो शुरू किया गया था उसको साथी नाम दिया गया। आई थिंक साथी नाम दिया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, आपसे नहीं पूछेगा इस बार। अगला क्वेश्चन है कि पहले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया। तो 2016 में जो है ना किसके साथ अपने व्यापार को, तो ये नेपाल के साथ हुआ था जो अपने व्यापार को नवीनीकृत किया था। अगला क्वेश्चन ये करंट का है, बस आप लोग ये देखिए। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे करंट का क्वेश्चन का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें यही है कि आप देख सकते हैं कि करंट में भी किस तरह का क्वेश्चन है, और उसका नया डाटा आप लोग इकट्ठा करके याद कर लीजिएगा। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक, तो 2018 में जो हुआ था एशियाई खेल, उसमें जो चीन ने सबसे ज़्यादा वो कितना जीता था, 102 था आई थिंक। 102 स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था और पहले नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, आप लोग को पता होगी ये किस देश में पड़ती है, तो नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी नीदरलैंड। तो इस तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद जो है वो अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, तो किस में होता है, बीज में होता है। आप लोग को पता होगा। तो नहीं, फल उसी का, कई बार फल मतलब उस जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो सही जवाब होगा फल में। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटना सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो जब ट्यूब वगैरह टूटता है ना, तो उसको मतलब सही से रखना चाहिए। जहरीली होती है क्योंकि उसमें कौन सा वाष्प, किसका वाष्प भरा हो जाता है, तो पारे, जानते हो पारे को, और क्या मरकरी का जो है ना वो वेपराइजेशन पेपर करके उसका वाष्प उसमें रहता है, तो इसलिए इसको जहरीली होती है जो कि, इसलिए उससे सुरक्षित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को डैश कहा जाता है। सिंपल याद रखिएगा, पानी जहाँ पूछेगा, पानी को जल कहते हैं, जल यानी जाइलम। दो ही प्रकार का संवहनीय ऊतक है, एक फ्लोएम और जल। दूसरा फ्लोएम का क्या काम होता है, जब पौधा में जो भोजन बनता है उसको पूरे तने जड़ वगैरह में से अगर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम का होता है, और जाइलम को जो है वो जल पहुँचाने का होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। यानी पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें, तो उसमें आपका हो जाएगा आलू, क्योंकि आलू देखते होंगे वो आलू को तना कहा जाता है, आई थिंक तना माना जाता है, तो वो जो है उसी को जो है ना पुनरुत्पादक बीज के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, ये कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यानी पहला जो वो पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, तो वो नायलॉन बनाया गया। कौन सा बनाया गया, तो नायलॉन, जो कि प्राकृतिक नहीं था बल्कि सिंथेटिक, यानी जिसमें कि कोयला और पानी वगैरह का यूज। जैसे नायलॉन क्या होता है, आप लोग जब टूथब्रश जो करते हैं ना, उसमें जो निकली होती है वो होती वो नायलॉन की होती है। उसके बाद जाके आपका पैराशूट जो होता है ना, वो सब का धागा जो है वो आपका उसी से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस को जो है ना वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया, 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस वो 10 जनवरी को मनता है। अगला क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड वही एक दो फैक्ट याद रखने का होगा, तो याद रख लीजिएगा कि 43% ही भारतीय जो है ये हिंदी बोलते हैं, बाकी का अलग अलग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कि, और ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, तो नया वाला डाटा आएगा तो अपडेट हो जाएगी। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विस्तार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 36 नंबर, रिव्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये किसके द्वारा बुक लिखी गई, तो इतना याद रखिए, रिव्यूटिंग इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये आपका नंदन नीलेकनी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं थोड़े क्वेश्चन। बस पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी, तो जीएसटी जो अभी लागू है वो किस समिति के द्वारा जो है वो पूछा जा रहा है, सिफारिश की गई थी। तो इसकी सिफारिश जो है ना वो आपका विजय केलकर टास्क फोर्स जो थी इस समिति के द्वारा, एक मिनट, हाँ, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी की सिफारिश की गई थी। और पीछे तो हम लोग देखे ही इसके बारे में कि 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, और फिर 12 अप्रैल को जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुमति दी गई। और इसको एक चीज़ ये और पूछता है कि संविधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, तो ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखिएगा, आपके साथ पीसीएस में पूछा है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो वो विजय केलकर टास्क फोर्स के समिति के सिफारिश पर किया गया। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है देश में स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है ना वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अभी अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सेट लगाइए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर अगर नहीं देखें तो पहले प्रीवियस ईयर ही देखने का कोशिश कीजिए। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा कोशिश है कि पहले आपको प्रीवियस ईयर करके आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दें। उसके बाद अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ लगाते जाएंगे। जैसे कि कुछ क्लास देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग करवा चुके हैं, तो अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको भी कोशिश कीजिएगा कर लेने का, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डले होंगे। इसमें तो प्रीवियस ईयर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, जो कि अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सब क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग उससे भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। और लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित किया गया था। एक मिनट, बेंगलुरु में पहला, अब तो कई जगह हो गया, लेकिन पहला जो है वो बेंगलुरु में ही स्थापित हुआ था। तो चलिए तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, और
अगला क्लास में फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग। तो चलिए, धन्यवाद।